इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपनी सारी कौम को मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कल 4200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। और किस लिए निकले? किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले, आइन के लिए निकले, अपने आइन की हिफाजत करने के लिए निकले। और वो क्यों निकले, वो फिर भी ये आइन का कई दफ़ा कई लोग हैं उनको समझ नहीं आती। देखिए, मुल्क का कानून बनता है मुल्क के आइन से। आइन फैसला करता है कि मुल्क में हर इदारे का क्या रोल है, हर इंसान के बुनियादी हकूक़ क्या हैं। यानी सारी जो मुल्क चलता है, जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, वो सारी निकलती है आइन से। तो जब एक मुल्क का आइन ख़त्म होता है तो ये समझें कि मुल्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो नज़रिया ज़रूरत है, ये जो पाकिस्तान में हम आज तक हकीकी आज़ादी नहीं ले सके, ये नज़रिया ज़रूरत जब आता है तो ये आइन को ख़त्म करके आता है। और नज़रिया ज़रूरत कभी आज़ाद माशरों में नहीं आता, सिर्फ ग़ुलाम माशरों में नज़रिया ज़रूरत आता है। जब अंग्रेज़ आया तो उसने हुकूमत कर रहा था तो उसने अपने लिए और कानून बनाए हुए थे, लोगों के लिए, अवाम के लिए और थे। तो अंग्रेज़ को जो अपने लिए, क्योंकि उसने इतने बड़े लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही थी और अब वो अपने बराबर नहीं उनको समझता था। वो ऊपर था और लोग नीचे थे। अंग्रेज़ के लिए और कानून था, लोगों के लिए दूसरा कानून था। तो जब आज़ादी मिली तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि कानून के सामने सब एक बराबर हो जाएं, जो कि एक आज़ाद मुल्क में होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या हुई, आते साथ ही मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब वही कि जो ऊपर जिसने कब्जा किया, जिस फौज ने, वो कानून के ऊपर चले गए। उनके लिए पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करना पड़ा। तो उन्होंने फिर अपने कानून बनाए, ताकतवर अपने कानून बनाता गया। और फिर जब बदकिस्मती से जब हमारी जमहूरियत भी आती थी तो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी था वो भी एक डिक्टेटर की तरह मुल्क चलाता था, वो भी तनकीद नहीं बर्दाश्त करता था। मैं 70 की दिहाई की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी लोग आज़ाद नहीं हुए, वहाँ भी लोगों को मारा पीटा जाता था। अपनी एक फोर्स बनाई हुई थी FSF, वो लोगों को मारते मूरते थे, मुखालफिन को डराते धमकाते जेलों में डालते थे। ये शुरू में तारीख है, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तो वो भी अपने आप को वो बादशाह समझना शुरू हो गया। और फिर ज़ियाउल हक का ज़माना आया, फिर ख़त्म हो गया आइन। और फिर जब हमारी हुकूमतें आईं उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझना शुरू हो गई। तो वो जब मुल्क में कोई गलत काम करते थे तो वो समझते थे कि अदालत की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए हमें रोकने के लिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, डंडों से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, एक बड़ा दयानतदार हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको भगाया गया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से। और जजेस को जान बचा के लोग भागे और फिर पैसा चलाया ब्रीफ केस से, जजेस को तकसीम किया गया और फिर सजाद अली शाह को हटाया गया। और तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो जमहूरियत के ज़रिए भी, जो अपने आप को इलेक्शन के ज़रिए भी आते थे, वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे। वो भी समझते थे कि हमें अदालत कौन है हमें पूछने के लिए। और अभी भी आप देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी, ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस ख़त्म करो। एक दफ़ा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनामा की वजह से जो फंसे थे, वो पैनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मालिका मरियम नवाज हैं। तो वो तो पैनामा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर GIT बनी, उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई
طریقہ نہیں تھا, کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ 4 مہنگی مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں, اور پھر دبئی میں نوکری کر رہے ہیں, پرائم منسٹر ملک کا دبئی کے اندر نوکری کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے, ملک کا پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں, اس کا کبھی جواب نہیں دیا. کہتے وہ یہ ہیں کہ جرت کیسے پڑی ہمارا, کسی نے ہمیں سزا دے دی. تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے, ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی. تو یہ ہے ملک کا مسئلہ. ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا. میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے, پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی, عدل اور انصاف قائم کیا. اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ. آج دنیا میں کوئی اب ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے, جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے, جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے. تو یہ تو یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے, یعنی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے, جو پاکستان میں آج. اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں. اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی, قانون کی بالادستی, اس کے لیے 4200 جگہ پہ لوگ نکلے. اور ساروں نے, پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے. اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. سارے دنیا کے اندر ججز, پاکستان کے ججز, وکیل سب سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اور یہ جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, 60% کیبنٹ کرپشن کیسز کے اوپر بیل پہ ہے, یہ اب پوری کوشش کریں الیکشن سے بھاگنے کی, اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو الیکشن نہ ملے. کھل کے سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں, یہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں, اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں, کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دیں. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہا ہے عمران خان, 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا, آئین بھی کہتا تھا, ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے, الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے, یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے, اور فضل الرحمان کی حکومت قائم کر دی ہے پختونخوا میں. سو اس لیے میں یہ سننا چاہتا ہوں, آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا. ہو گیا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ان کو سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی, اس کے فیصلوں کی اہمیت کی سمجھ آ گیا کہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. اور اب جب کہ 15 کے 15 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں. تو اب یہ سارے مل کے کہ کیونکہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے 90 دن اور الیکشنز ہو جائیں, وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے کیوں الیکشن سے بھاگے ہوئے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن پہلے رپورٹ آئی, عوام کو تو پتہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں,
ब्लूमबर्ग जो कि एक इंटरनेशनल एक दुनिया की मायशत के ऊपर एक ऐसा रिस्पेक्टेड रसाला है जो सारी दुनिया में पढ़ा जाता है, वो कहता है कि पाकिस्तान का आज हाल श्रीलंका से बुरा हो गया है। जो श्रीलंका के अंदर जो महंगाई है वो पाकिस्तान की उससे आगे बढ़ गई है। श्रीलंका से महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर आए थे। तो श्रीलंका से आज हमारे हालात बुरे हो गए जब से जनरल बाजवा ने तोहफा दिया इन चोरों को हमारे ऊपर बिठाने का। 1 साल पहले, मैं फिर से कहता हूं, दुश्मन भी पाकिस्तान से वो ना कर सकता जो जनरल बाजवा इस कौम से करके गया। इनको बिठाया ऊपर, इन्होंने आके सारी इकॉनमी तबाह कर दी। अपने आप को इन्होंने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लिए। इन्होंने आते साथ ही अपने आप को ECL से कैबिनेट ने हटा दिया ताकि ये बाहर जा सके, क्योंकि सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, याशी बाहर है। और इन्होंने मुल्क की मायशत को तबाह कर दिया। और आज जो लोग पिसे हुए हैं महंगाई में, जो लोगों के आज हालात है, फिर से मैं बता दूं, 100 रुपया 1 साल पहले जितनी चीजें खरीदता था वो सिर्फ आज 62 रुपए खरीद सकता है। 62 रुपए रह गए हैं उस 100 रुपए में से। तो खरीदार 100 रुपए से गिर के, एक आदमी के पास जो 100 रुपए का नोट है वो सिर्फ 62 रुपए खरीद सकता है। और अगर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पे चले जाइए, खाने पीने की चीजें, तो वो सिर्फ 52 रुपए रह गए 100 रुपए में से। और गिरता जा रहा है, हर रोज महंगाई बढ़ रही है। दुनिया में महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है? तो इसलिए मैं आज वो सारी कुव्वतें जो इन चोरों के पीछे बैठी हुई हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अभी से समझ जाएं मुल्क किधर जा रहा है। श्रीलंका के अंदर जब पब्लिक निकली थी हालात इतने बुरे नहीं थे। आज क्यों नहीं पाकिस्तानी कौम निकल रही? उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस आएंगे, तो वो इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा उनका इलेक्शन में निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। तो मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की नहीं समझ आ रही कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है। इन चोरों के पीछे लग के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि इनके पास तो कोई अब तरीका ही नहीं है मुल्क को बचाने के लिए। इनके पास तो रोड मैप नहीं है। अक्टूबर तक ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और हमें तहरीक इंसाफ को पकड़ दकड़ करनी है, इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है, केसेस और करने हैं। क्या इससे ये बच जाएंगे? मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या इससे ये बच जाएंगे? अली अमीन को 1 महीना पकड़ा, जेलों में फराया, किधर से किधर, बखर, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको लेके गए इधर लाहौर लेके आए, तशद्दुद किया इसके ऊपर, फिर इधर से गया पता नहीं शिकारपुर। तो क्या हुआ? 20 किलोमीटर लंबा उसको जुलूस लेने आया DI खान में। वो अली अमीन कहता है मैंने कभी इस तरह की अवाम का रवैया ही नहीं देखा। उन्होंने उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया। तो क्या फर्क पड़ा? क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? क्या ये इमरान खान 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर निकल रहा हूं, मैं फिर जा रहा हूं पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूं। बुध से मैं जलसे कर रहा हूं, 14 तक करूंगा। ये जो भी आप समझ रहे हैं कि ये खौफजदा हो के ये एक तहरीक जो लोगों के दिलों में चली गई है वो रुक जाएगी। 4200 जगह पे लोग निकले हैं। और मैं आपको अब यकीन दिलाता हूं कि मेरी जो अगली कॉल होगी वो इससे ज्यादा लोग निकलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि अगर आप इस तरह दबाते रहें लोगों को और पकड़ दकड़ करते रहें तो हम चुप करके भेड़ बकरियों की तरह इसी तरह ही बैठे रहेंगे। हम सिर्फ अपनी मुल्क की मायशत देखते हुए, क्योंकि हमने बाहर नहीं भागना। अभी तक मेरी जगह ये दूसरे होते तो बाहर भागे होते बड़ी देर के। हमने यहां जीना मरना है, इसलिए मुल्क का सोच रहे हैं कि अगर हमने यहां सड़कों के ऊपर निकला है जिस तरह श्रीलंका में लोग निकले थे, तो यहां तो मायशत तो आगे बैठ गई है। तो इसलिए मैं सबको आज कह रहा हूं कि ये जो आप जुल्म कर रहे हैं और जो हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं, इससे तहरीक नहीं रुकने लगी, उसको और तेजी से ऊपर जा रही है। लेकिन इससे मुल्क को आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो इस्लामाबाद में हुआ, आप ये सोचें कि कैसे हो सकता है कि पहले एक हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार वो इजाजत देते हैं कि जी ये फंडामेंटल राइट है हमारा
रैली निकालने का, वो कहता है फंडामेंटल राइट है। रात के 2 बजे पुलिस कहती है नहीं आप निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? और किस चीज के लिए रैली निकाल रहे हैं? आइन की, अपने आइन की बालादस्ती के लिए रैली निकाल रहे हैं, कोई इंतशार के लिए नहीं निकाल रहे, रूल ऑफ लॉ के लिए रैली निकाल रहे हैं। इजाजत नहीं देते, और इजाजत ही नहीं सिर्फ देते, वहां आप देखें औरतें वो बेचारी खड़ी हैं साइड पे, उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, सारी दुनिया के सामने मुंह काला करवा रहे हैं पाकिस्तान का। और उसके बाद हमारे रात को वर्कर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। 50-60 वर्कर पकड़ लिए हैं, सरगोदा में अलहदा वर्कर पकड़ रहे हैं। तो क्या ये इससे साबित क्या कर रहे हैं आप कि वो इस्लामाबाद का जो आईजी है वो एक जराइम पेशा आदमी है? मुझे पता है, मैंने उसका केस देखा हुआ है। सेफ सिटी के अंदर वो करप्शन के अंदर सजा होने लगी थी उसको। दूसरा जराइम पेशा आदमी शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसको सजा होने वाली थी 24 अरब के केस में। उसने पहली चीज अपनी तरह के लोगों को उसको लाके वहां बिठा दिया। और क्योंकि वो गुलाम है शहबाज शरीफ का, वो पुलिस वाला नहीं है। पुलिस किताब पे चलती है, रूल ऑफ लॉ पे चलती है। पुलिस के कानून लिखे हुए हैं किताब में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये गुलाम है शहबाज शरीफ का, मुजरिम शहबाज शरीफ का, क्योंकि ये उसकी वजह से बचा हुआ है जेल में, लिहाजा उसके गंदे काम करने के लिए तैयार है। यही आदमी मुलव्विस था डर्टी हैरी के साथ मुझे जुडिशल कमीशन में मरवाने के लिए, ये उसके अंदर भी शामिल था। इसने मिलके जो हमारे इस्लामाबाद की कोई 500 वर्कर्स को पकड़ चुका है, बारी बारी कभी जेलों में डालते हैं, पकड़ते हैं, लोगों के घरों में पुलिस घुस जाती है। ये कौन सी जमहूरियत है? और क्या होगा इससे? क्या ये जीत जाएंगे चोर इलेक्शंस? मैं इसलिए आज सारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो अगली बारी मैं कॉल दूंगा वो इससे बहुत बड़ी कॉल होगी। और ये आप जेल और पकड़ने धकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और अगर हमने अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है, कोई भी किसी बेवकूफ आदमी से भी पूछ लें कि स्वाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। दुनिया के सारे माहिरीन ये कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी भी जो माहिर भी नहीं है पॉलिटिक्स का, जो इकोनॉमिस्ट है, वो भी कह रहा है कि जब तक आपकी इलेक्शन नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और तब तक आपकी माशत उठ ही नहीं सकती। तो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी ये तारीख माफ नहीं करेगी किसी उस इंसान को जिसने जो ये कर रहा है इस मुल्क के साथ। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से हो सकती नहीं है जो आज हो रही है। मीर जाफर छोटा नाम है, मीर जाफर छोटा नाम है जिस आदमी ने हमारी गवर्नमेंट 1 साल पहले गिराई और जिधर आज पाकिस्तान को पहुंचाया, मीर जाफर उसके लिए छोटा नाम है। दुश्मन नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूं, दुश्मन पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो वो उसने हमारे ऊपर पहुंचाया। इस मुल्क को सारे मिलकर हम उठा सकते हैं। ये कौम इस मुल्क को निकाल सकती है। कोई बाहर की अब ताकत कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ वहां जाने की क्या जरूरत थी? इसने वहां जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपका पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई वो कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, मसनूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चाहता है, किसको चाहता है। और जिसको भी अवाम चाहता है वो आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए
اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے، وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی، اور وہی آ کے بجٹ دے، وہی آ کے اصلاحات کرے، اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے۔ میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا، ہمارا بینکرپٹ تھا ملک، اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی، کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک، لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم۔ اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے، ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے۔ شکریہ۔